नमस्ते। भाषा क्या है? उसके अर्थ एवं स्वरूप पर प्रकाश डालिए। भाषा अर्थ एवं स्वरूप। भाषा संस्कृत भाषा का शब्द है जिसकी व्युत्पत्ति भाष धातु से हुई, जिसका सामान्य अर्थ है बोलना, कहना या व्यक्त करना। लेकिन यह बोलना, कहना या व्यक्त करना केवल मनुष्य के मुख से उच्चारित ध्वनियों के लिए प्रयुक्त होता है, पशु पक्षी आदि के मुख से उच्चारित ध्वनियों के लिए नहीं। इस अर्थ में भाषा मनुष्य के भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। हालांकि मनुष्य के पास अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के अनेक साधन हैं। रेलवे में हरी झंडी या हरी बत्ती दिखाकर गाड़ी चलने का संकेत किया जाता है। कंडक्टर बस को रोकने या चलाने के लिए अलग अलग तरह की सीटी बजाता है। स्काउट अथवा गाइड अपनी बात कहने के लिए कई तरह के संकेतों का प्रयोग करते हैं। यह सब सांकेतिक भाषा। सही मायनों में इन संकेतों, इशारों और चिन्हों को भाषा नहीं कहा जा सकता। भाषा तो भाव और विचार प्रकट करने वाले उन ध्वनि संकेतों को कहते हैं जो मनुष्य के मुख से उच्चारित हुई हो। परिभाषा। भाषा का अर्थ जान लेने के पश्चात उनका स्वरूप समझने से पूर्व विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा का विचार करना आवश्यक है। ये इन विद्वानों द्वारा दी गई भाषा की परिभाषा पर एक दृष्टि डालते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार भाषा वह व्यवहार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ब्रिटेनिका विश्वकोश के अनुसार भाषा ध्वनि संकेतों या प्रतीकों या संकेतों की ऐसी सामान्य व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। ऑटो जसपर्सन के अनुसार भाषा ऐसी मानवीय वृत्तियों का समूह है जिसका उद्देश्य भाषा और विचारों की अभिव्यक्ति तथा दूसरों तक प्रसार है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम भाषा का स्वरूप निश्चित करते हुए कह सकते हैं कि भाषा मानव जीवन का ऐसा अभिन्न अंग है जिसके बिना हम संसार में किसी भी व्यवहार की कल्पना भी नहीं कर सकते। भाषा ऐसी अमूल विधि है जिसके वरदान से मनुष्य सभ्यता और संस्कृति की सीढ़ी पर चढ़ता हुआ आज अनेक प्रकार की उन्नति करने में सक्षम हुआ है। मैक्सवेल ने ठीक ही लिखा है कि भाषा यदि प्रकृति की देन है तो निस्संदेह यह प्रकृति की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसे प्रकृति ने केवल मनुष्य के लिए ही सुरक्षित रखा था। वस्तुतः भाषा एक मानवीय कलाकृति है। भाषा के कारण ही मनुष्य है, पर भाषा के आविष्कार के लिए उसका पहले से ही मनुष्य होना आवश्यक है। हमबोल्ट वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य की शारीरिक और मानसिक रचना इस प्रकार की है कि वह विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करने में समर्थ है। उसकी वाग इंद्रियाँ अन्य प्राणियों से भिन्न इसी कारण वह बाह्य वातावरण या और परिस्थिति की उत्तेजना से विभिन्न वस्तुओं के लिए प्रतीकात्मक शब्दों को उत्पन्न कर सका। इस प्रकार धीरे धीरे भाषा की उत्पत्ति और विकास होता चला गया। भाषा के इसी वरदान के कारण मनुष्य सामाजिक रचना कर सका। इसी कारण वह सामाजिक सहयोग में समर्थ हुआ और सभ्यता और संस्कृति का विकास व ज्ञान अर्जन का आधार होने के कारण भाषा शिक्षा के समस्त क्रियाकलापों का आधार है। उसके बिना शिक्षा के किसी क्रियाकलाप की कल्पना भी नहीं कर सकते। भाषा शिक्षण का सबसे बड़ा महत्व इसी बात में है। हम भाषा के स्वरूप और निम्नलिखित संकल्पनाओं के द्वारा विस्तारपूर्वक समझ सकते हैं। संप्रेषण का साधन। सामान्य दृष्टि से यह बात सही है कि भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों, भावों, इच्छाओं और आकांक्षाओं को दूसरे पर प्रकट करते हैं। दूसरों द्वारा व्यक्त भावों, विचारों और इच्छाओं को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वक्ता और श्रोता के बीच परस्पर संप्रेषण के माध्यम से अथवा क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से मानवीय व्यापार चलते रहते हैं। इसी कारण सुनना और बोलना मानव की भाषा के मूलभूत कौशल है जो संप्रेषण के मूलभूत साधन है। संप्रेषण के साधन के रूप में भाषा के दूसरे कौशल पढ़ना और लिखना तो विधिवत शिक्षा के माध्यम से ही विकसित होते हैं। सामाजिक प्रक्रिया का आधार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने समस्त सामाजिक कार्यों के लिए भाषा पर ही निर्भर होता है। सामाजिक रचना एवं समाज में विचार विनिमय की आवश्यकता ने ही भाषा को जन्म दिया है। भाषा का उपयोग सामाजिक स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या भाषा के बिना कोई समाज की कल्पना कर सकता है? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध भाषा द्वारा ही संभव होता है। स्पष्ट वार्तालाप, शिष्टाचार, शिष्टाचार प्रदर्शन, काव्य शास्त्र, विनोद, विचार विमर्श आदि सभी के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। प्रभावी सामाजिक क्रियाकलाप भाषा के माध्यम से ही संभव है। हमारे शिक्षार्थियों की भाषा जितनी प्रभावी, सुसंस्कृत, शिष्ट और समझी हुई होगी, वह अपने सामाजिक जीवन में वे इतनी ही अधिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। चिंतन का माध्यम। भाषा विचारों का मूल स्रोत है। विचारों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं और भाषा के बिना विचारों की उत्पत्ति और अभिव्यक्ति संभव नहीं। भाषा के बिना चिंतन हो ही नहीं सकता। स्वप्न में भी हम भाषा के माध्यम से ही सोचते हैं। पाणिनीय शिक्षा में बड़े सुंदर ढंग से स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि के साथ आत्मा वस्तुओं को देखकर बोलने की इच्छा से मन को प्रेरित करती है। यह मन शारीरिक शक्ति पर दबाव डालता है जिससे वायु में प्रेरणा उत्पन्न होती है। वायु पेड़ों से चलती हुई कोमल ध्वनि उत्पन्न करती है, फिर बाहर की ओर जाकर और मुख के ऊपरी भाग से अवरुद्ध होकर वह मुख में पहुँचती है और विभिन्न ध्वनियों को उत्पन्न करती है। अतः वाणी की उत्पत्ति के लिए चेतना, बुद्धि, मन और शारीरिक अवयव से चारों
आवश्यक है। जिन प्राणी में इन चारों में से किसी एक या एकाधिक का अभाव है वो भाषा विहीन प्राणी है। संस्कृति का आधार चूँकि भाषा हमें परंपरा से प्राप्त होती है, इसलिए हमें अपनी संस्कृति में से जितना अनुराग होता है उतना ही अनुराग अपनी भाषा से होता है। भाषा और संस्कृति का बहुत गहरा संबंध है। समाज के क्रियाकलापों से ही संस्कृति का निर्माण होता है। किसी स्थान के नागरिक कैसे आचरण करते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, ये सब भाषा पर अपना प्रभाव डालते हैं। क्योंकि मनुष्य के समस्त सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आधार भाषा है। लियोनार्ड ब्लूमफील्ड ने भाषा के सांस्कृतिक महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है, किसी मानव समुदाय को परखने के लिए हमें उसकी भाषा समझना आवश्यक है। यदि हम किसी समुदाय की जीवन पद्धति और उनके ऐतिहासिक उद्भव का गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें उसकी भाषा का व्यवस्थित विवरण प्राप्त करना चाहिए। मानव जाति के संबंध में कुछ भी जानने के लिए विभिन्न समुदायों की भाषाओं का ज्ञान अवश्य अपेक्षित है। मनुष्य के संबंध में जो थोड़ा बहुत ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है वो भाषाओं के अध्ययन का ही परिणाम है। साहित्य के आधार किसी भी भाषा का साहित्य उस समुदाय के जनजीवन का चित्रण करता है। उस भाषा के बोलने वालों को जीवन की यथार्थ परिस्थितियों से परिचित कराता है। साहित्य में हमें अपने सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन का परिचय मिलता है। साहित्य के अध्ययन से हमारे वर्तमान जीवन का संबंध अपने अतीत के साथ जुड़ जाता है। साहित्य हमारे मन में उन्नत और विचारों को जन्म देता है और उससे हम अपने मानवीय जीवन को उन्नत बनाने की प्रेरणा ग्रहण करते हैं। हिंदी भाषा में सारा भक्तिकालीन का साहित्य कबीर, तुलसी, मीरा आदि के कवियों और संतों के हृदय से निकले हुए वचनामृत है, जिनका पान करके हम आज भी ध्वनि हो उठते हैं। अतः भाषा का साहित्यिक रूप हमारे बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास को सहायक होता है और साहित्य की यह अनमोल संपत्ति भाषा के माध्यम से ही हम तक पहुँच पाती है। श्रेष्ठ साहित्य समृद्ध और उन्नत भाषा की पहचान है। भाषा के मूल रूप होते थे वो प्रकारों पर प्रकाश डालिए। भाषा के सामान्यतः दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा का मूल रूप है और मानव को सहज रूप से प्राप्त होता है, जबकि लिखित रूप को सीखने में विशेष प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। भाषा का मौखिक रूप व्यक्ति के जीवन और समाज के विकास क्रम में भी पहले आता है और लिखित रूप बाद में। लेखन की मात्र एक युक्ति है जिससे भाषा का उच्चारित या मौखिक रूप से दृश्य संकेतों द्वारा अंकित किया जाता है। इस प्रकार लेखन दिखाई पड़ने वाले प्रतीक चिन्हों द्वारा भाषा को लिपिबद्ध करने का साधन मात्र है। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। इन लिपि चिन्हों का ज्ञान ही अक्षर कहलाता है। जब हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो इसका अभिप्राय है कि उसे अक्षर के ज्ञान नहीं है, अर्थात वो साक्षर नहीं, उसे बोलना आता है लेकिन लिखना नहीं। भाषा के मौखिक रूप को ही निश्चित और भाषाई रूप देने के लिए एक लिखित स्वरूप प्रदान किया गया है और यही लिखित रूप भाषा को सुरक्षित रखता है और उसे मानक रूप प्रदान करता है। उदाहरणार्थ संस्कृत का विलुप्त साहित्य हम हिंदी भाषियों को देवनागरी लिपि के माध्यम से प्राप्त है। समाज में एक दूसरे को जोड़ने में भाषा के लिखित रूप का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही यह ज्ञान की संचित राशि को आगे की पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखता है। भाषा के प्रकार कहा जा चुका है कि भाषा के दो रूप क्रमशः मौखिक और लिखित रूप। भाषा का मूलतः लिखित रूप भाषा का कृत्रिम रूप है। इस प्रकार किसी देश, प्रदेश, समाज या विश्व के किसी भूभाग में कोई भाषा किस नाम से भी अभिहित की जा रही है, इसके आधार पर भाषा के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। मातृभाषा वह भाषा जिसके बालक अपने परिवार में रहते हुए अपने माता पिता, परिवार के अन्य सदस्यों सबके संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों के और आसपास के पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों का अनुकरण करके सीखता है। मातृभाषा कहलाती है। प्रारंभ में बालक मातृभाषा सीखता है, बाद में मातृभाषा की सहायता से अन्य भाषाएं सीखता है। प्रायः बालक अपने क्षेत्र के व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं और वे उनका अनुकरण कर क्षेत्रीय भाषा को सीखते हैं। इस तरह से व्यक्ति की बोली क्षेत्रीय भाषा अथवा विभाषा की ही उनकी मातृभाषा होती है। वस्तुतः मातृभाषा को इस प्रकार परिभाषित करना मातृभाषा को संकुचित रूप में प्रस्तुत करना है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा का अर्थ व्यापक है। इस अर्थ में किसी व्यक्ति की मातृभाषा वो भाषा होती है जिसे वह जन्म से सीखना आरंभ करता है और आगे चलकर अपने से बड़े शिक्षित व्यक्तियों का अनुकरण करके अथवा शिक्षण संस्था में अध्ययन करके अपने गुरुजनों से वो उसके सर्वमान्य रूप को सीखता है। जैसे अगर हम देखें तो हिंदी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में रहने वाले व्यक्तियों की मातृभाषा, हरियाणा या राजस्थान में रहने वाले व्यक्ति की बोली हरियाणवी या राजस्थानी हो सकती है, परंतु दोनों की मातृभाषा हिंदी, क्योंकि वहाँ के निवासी मूलतः प्रयत्न करके यही भाषा सीखते हैं। मूल भाषा से अभिप्राय उस भाषा से है जो किसी भाषा परिवार की आदि की भाषा होती है और बाद में अनेक भाषाओं को जन्म देती है। इसलिए भाषा के विद्वान इसे मूल भाषा का उदाहरण के तौर पर उत्तरी भारत की आर्य भाषा ही मूल भाषा, वैदिक
संस्कृति है। किसी भी भाषा के वैज्ञानिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसकी मूल भाषा का जानना बहुत आवश्यक है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश आदि यूरोपीय भाषाओं की मूल उपभाषा ग्रीक तथा लैटिन भाषा। प्रादेशिक भाषा देश किसी प्रदेश अथवा राज्य विशेष में प्रयुक्त होने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। उदाहरणार्थ पंजाब प्रांत में प्रयुक्त होने वाली भाषा पंजाबी, कश्मीर घाटी में प्रयुक्त होने वाली कश्मीरी, असम राज्य में प्रयुक्त होने वाली असमिया। इसी प्रकार उत्तर भारत की एक विशाल भूभाग उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा प्रदेश, पश्चिम उत्तराखंड व दिल्ली में प्रयुक्त होने वाली हिंदी आदि प्रादेशिक भाषाओं के उदाहरण है। राजभाषा राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर सरकारी कामकाज चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। भारत की राजभाषा हिंदी होते हुए भी देश के विभिन्न राजभाषा राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर सरकारी कामकाज चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा हिंदी से संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। भारत की राजभाषा हिंदी होते हुए भी देश के विभिन्न राज्यों की भाषाएं अलग अलग हैं। यथा आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु, तमिलनाडु की राजभाषा तमिल तथा कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़। इस प्रकार उड़िया तथा बंगाल की राजभाषा बंगाली है। राष्ट्रभाषा जिस प्रकार देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु, पक्षी व फूल आदि भी वाहक का कार्य करते हैं, उस प्रकार देश के भाव, विचार और संस्कृति की अभिव्यक्ति के लिए जिस भाषा का वाहक बनाया जाता है उसे देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। संसार के अधिकांश देशों को अपनी एक राष्ट्रभाषा, परंतु भारत एक ऐसा देश है जहाँ औपचारिक रूप से बेशक हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है, परंतु संवैधानिक रूप से इसे आज तक राष्ट्रभाषा। संसार भर की भाषाओं के अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि प्राय सभी देशों में मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा एक ही होती है, परंतु भारत एक बहुभाषी देश होने के कारण भाषा के इन चारों प्रकारों में पर्याप्त अंतर देखने को मिलते हैं। सांस्कृतिक भाषा वह भाषा जिसमें किसी राष्ट्र, समाज अथवा जाति की सांस्कृतिक धरोहर संरक्षित होती है वह भाषा उस देश की सांस्कृतिक भाषा कहलाती है। भारत में सांस्कृतिक भाषा का गौरव सहज ही में संस्कृत भाषा को दिया जाता है, क्योंकि इस भाषा में हमारे प्राय सभी वेद, पौराणिक ग्रंथ, रामायण, महाभारत तथा गीता जैसे ग्रंथों का परिणयन हुआ है, जो हमारी समूची सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि हम अपनी संस्कृति के गौरवपूर्ण इतिहास और विज्ञान की जानकारी चाहते हैं तो हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन अवश्य करना पड़ेगा। यूरोप के अधिकांश देशों की सांस्कृतिक भाषा यूनानी तथा लैटिन है। मानक भाषा वह भाषा होती है जो अपने क्षेत्र विशेष में प्रचलित अनेक बोलियों में से एक होते हुए भी अपनी लोकप्रियता और बहुवचन के कारण एक मानक साबित करने में समर्थ हो जाती है। उदाहरण उत्तर भारत में वर्तमान में हिंदी भाषा के अंतर्गत 14 बोलियों भाषाओं की गणना होती है, परंतु हिंदी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली खड़ी बोली लोकप्रियता एवं बहुवचन के कारण मानक भाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। आज हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इसी भाषा के साहित्य को मानक प्रस्तुत किया जाता है। उपभाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने उपभाषा को परिभाषित करते हुए कहा कि उपभाषा भाषा का वह रूप है जिसे परिनिष्ठित या शिष्ट भाषा की तुलना में विकृत या भ्रष्ट समझा जाता है। वस्तुतः यह मानक भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है जिसे अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे, अशिक्षित तथा पिछड़े हुए तबके के लोगों द्वारा प्रयुक्त किया जाते हैं। अशिक्षित तथा पिछड़े हुए तबके के लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। अश्लील गवारू वस्तुतः यह मानक का बिगड़ा हुआ रूप है जिसे अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे, अशिक्षित तथा पिछड़े हुए तबके के लोगों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। अश्लील, गवारू, अपभ्रष्ट, अगृहित और अशिष्ट भाषाएं इसी के अंतर्गत आती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा वह भाषा जो संसार के सभी राष्ट्रों के विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बनती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। विज्ञान की प्रगति के कारण राष्ट्रों की दूरियां कम हो गई और सांसारिक इकाई के रूप में बढ़ गया है। आज कोई भी राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं को स्वतंत्र रूप से पूरा नहीं कर सकता और यही कारण है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से संबंध स्थापित किए बिना अपनी स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकता। एक दूसरे के सफर में आने के लिए और संबंध स्थापित करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। वर्तमान में अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से विश्व के प्राय सभी राष्ट्र विचार विनिमय करते हैं। अतः आज अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, विदेशी भाषा किसी भी देश के लिए वह भाषा जो उस देश की न तो मातृभाषा और न ही राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। उस देश की राष्ट्रभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा उस देश के लिए विदेशी भाषा होती है। जैसे हमारे देश के जर्मनी, रूसी, जापानी, चीनी और फ्रेंच आदि भाषाएं विदेशी भाषा। इसके अतिरिक्त हमारे देश में प्रयुक्त होने वाली अन्य कुछ भाषाएं जैसे अरबी, फारसी और अंग्रेजी भी विदेशी भाषाओं के अंतर्गत आती है। विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी यथावश्यकता प्राप्त करना हितकर है, लेकिन अनिवार्य नहीं। प्रायः सब प्रतिभावान व्यक्ति
इन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं और इन भाषाओं के ज्ञान, विज्ञान और साहित्य की पुस्तकों का हमारे राष्ट्र की मातृभाषा और राष्ट्रभाषाओं के अनुवाद करते राष्ट्रभाषाओं में अनुवाद करते हैं, जिससे राष्ट्र के अन्य नागरिक को भी अपना ज्ञानवर्धन कर सके। Thank you.